नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो जैसे कि हमने 15 लेक्चर के साथ यांत्रिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन को 200 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमने 200 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि जो हर हाल में पेपर में आने की आशंका है। तो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हीट ऊष्मा का चैप्टर। तो ऊष्मा से जो रिलेटेड जितने भी लेक्चर होंगे मैं आपको कराऊंगा, और रोज डेली रूटीन के साथ 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास चली हुई है। तो 20 क्वेश्चन हम हीट से रिलेटेड अब लेक्चर कंटिन्यूसली देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है हीट से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन आपका है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ध्यान से सुनिए, जब हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं अंदर, जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अणु, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ऑप्शन आपके पास है कि चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा। इनमें से कौन सी सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूं अणुओं की, तो गर्म करने पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अणु होते हैं वो जिग जैग इधर उधर टक्कर मारते हैं, जिससे कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, वो इधर उधर स्टार्ट हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, गति में आ जाएंगे। तो आपकी जो चाल है उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंडी जब वस्तु होती है उसके जो अणु होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। जब हम उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उनकी चाल धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा आपका, कि चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ताप की बात करें तो ये क्या बताता है, टेम्परेचर किसी वस्तु का क्या बताता है। ऑप्शन देखिए कि उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का सूचक है, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का सूचक है, उसके अणुओं की कुल वेग का सूचक है, या उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। तो मैं आपको अभी बताया है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो जिगजैग मोशन में मोशन करने लगते हैं। तो जब वो मोशन करते हैं तो जब पहले वो स्थिर अवस्था में थे, स्थिति ऊर्जा थी, जब वो गति में आए तो गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस हुई। तो मैं क्या कहूँगा कि वो उस वस्तु की, टोटल वस्तुओं की औसत ऊर्जा को बता रहे हैं, उसका सूचक उभर के सामने आए हैं। तो जो ताप है वस्तु का वो अणुओं की बात कर रहा हूँ मैं, वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। जो वस्तु का ताप है वो आप हमें बताता है कि जो संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। ऑप्शन देखिएगा कि ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होती है, या फिर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होती है। जिस वस्तु में ताप कम है उस वस्तु में दूसरी वस्तु से प्रभावित होती है। मैंने आपको बताना है कि अगर दो वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक वस्तु का कम है, तो अगर मैं उसको मिला दूं तो वो ज़्यादा वाली वस्तु से कम वाली वस्तु की ओर तापमान चलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक चलेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो समान न हो जाए। तो जो इस कंडीशन पे बेस क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, कि कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली क्या बात है कि मैंने अभी आपके पिछले क्वेश्चन में बताया है कि वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूचक कौन है, ताप है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वस्तु की के अणुओं की, वस्तु के नहीं, मैंने आपको वहां पे भी डिनोशन किया था कि वस्तु के नहीं, वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो वस्तु की बात कर रहे हैं कि वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, न कि अणुओं की, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर अणुओं की ऊर्जा
पूछता तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ये आपका करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो वस्तु की पूछ रहा है, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो ऊष्मा प्रोड्यूस होगी, तो ऊष्मा प्रोड्यूस होगी तो पूरे वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा बढ़ेगी, वो गर्म हो जाएगी वस्तु। देखिएगा, जब हम वस्तु को गर्म कर रहे हैं उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के कारण, मोशन के कारण, जिगजैग मोशन में वे मोशन कर रहे हैं, तो उसके कारण ऊष्मा प्रोड्यूस होगी और वो वस्तु को गर्म कर देगी, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन सेकंड वो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ऊष्मा ऊर्जा बढ़ गई है वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन सामने आपके। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, ठंडा टेम्परेचर घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तब उसके अणुओं की, वस्तु और अणुओं में बहुत डिफरेंस है, इसमें समझने वाली बात है। आपको नोट करना है कि अणु पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अणुओं की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार बढ़ जाता है। देखिए, जो फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ये कोई बात अलग है बिल्कुल, क्योंकि द्रव्यमान समान रहता है। का भार पर कोई बढ़ जाता है, भार पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इफेक्ट किस चीज पर पड़ता है कि वस्तु की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है। अगर यहाँ वस्तु की बात करता तो यहाँ पर ऊर्जा बढ़ जाती है, तो अगर ये यहाँ पे बढ़ जाने की जगह ऊर्जा कम देता तो वस्तु के सापेक्ष कंपैरिजन में ये आपका ऑप्शन सही हो जाता। जबकि वो अणुओं की बात कर रहा है तो मैं अणुओं की बात के लिए मैं चाल की बात करूंगा, क्योंकि वस्तु की जब टेम्परेचर घटेगा तो जो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो घटेगी, क्योंकि उसकी मोशन की स्पीड घटेगी, तो चाल घट जाती है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही हो, वस्तु और अणुओं में क्या डिफरेंस है और वस्तु का उसकी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा पर क्या रिलेशन है आपस में, और अणुओं का उसकी गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर और घटाने पर ये रिलेशन आपको कनेक्ट करने हैं आपस में, और अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ये पूछ रहा है कि जो ऊष्मा से रिलेटेड वैज्ञानिक है जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े सिद्धांत दिए, ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक सिद्धांत दिए कि ऊर्जा को ना खत्म किया जा सकता, ना विनाश किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और भी बहुत सारे सिद्धांत है, विशिष्ट ऊष्मा है, बहुत सारे है। मैं पढ़ाने आपको ये जो हमारे आगे लेक्चर आएंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड हो गए, ऊष्मा से रिलेटेड हो गए, जो सबके सब क्वेश्चन को कवर करेंगे, और कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आपको कवर कराने वाला हूँ। तो जो पहले उसने वैज्ञानिक की बात है, एक भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, 1850 की बात है। 1850 में जो हमारे रमफोर्ड थे, रमफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इतना बड़ा इन्वेंशन किया कि ये इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेंट था, जिससे कि बिल्कुल मशीनें वगैरह पर बहुत प्रभाव पड़ा, मशीनें बनने लगी, उसको यूज में लेने लगे। ठीक है, तो जो रमफोर्ड थे उन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया और एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया कि हम कैसे ऊष्मा को एक ऊर्जा के माध्यम से हम उसका प्रयोग कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा रमफोर्ड होगा। सबसे सर्वप्रथम और भी वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किया है, पर सबसे जो प्रथम प्रमाण दिया था वो रमफोर्ड ने दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सातवां वैज्ञानिक से रिलेटेड ही है। पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। मतलब कि ऐसे रगड़ा, दो पत्थर थे, दो बर्फ के टुकड़े थे, उनको आपस में रगड़ा और रगड़ कर उनको खत्म कर दिया। तो ये किसको बताता है कि हम जो हमारी ऊष्मा है उसके ऊर्जा के माध्यम से हम उसको कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, हम उससे कार्य करा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने किसने बताया ये एक्सपेरिमेंट, ये रमफोर्ड के बाद जो हमारे डेवी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया ये बात कि हम ये भी कर सकते हैं। इन्होंने भी एक प्रमाण दिया, तो इसका जो आंसर होगा ये डेवी हो जाएगा। रमफोर्ड सर्वप्रथम थे जिन्होंने
प्रमाण के हिसाब से प्रमाण देते हुए बताया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डेवी ने बताया कि दो बर्फ के टुकड़ों को रगड़कर मैं कार्य कराकर आपको दिखा रहा हूं। तो ये डेवी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि जो आपका यांत्रिक तुल्यांक होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जो यांत्रिक तुल्यांक है उसको हम जे से डिनोट करते हैं। रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूं। जे बराबर W अपॉन Q, ठीक है। जो Q है वो आपका कार्य है, ठीक है, और जो Q है वो आपकी ऊष्मा है। तो अगर मैं बताऊं कि जब किसी कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को ऊर्जा में बदला जाता है तो कार्य व ऊष्मा में सदैव एक निश्चित मान रहता है। तो वो निश्चित मान क्या होता है? अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि 4181 जूल पर किलो कैलोरी। ये आपका करेक्ट आंसर है। जूल पर किलो कैलोरी पूछ रहे हैं। और जो आपका थर्ड आंसर सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका होगा 4.186 जूल पर कैलोरी। ये भी आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ऊपर किलो कैलोरी दिया गया है और नीचे कैलोरी दिया गया है। जब हम उसको इंटरचेंज करेंगे, किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलेंगे तो हम डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा वैल्यू 4.186 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वैल्यू है 4.186 इंटू 10⁻7 वैल्यू है। ये भी आपकी करेक्ट है, ये भी आपकी करेक्ट है। अगर हम जूल को MKS में बदलेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। जूल पर कैलोरी किसकी है? SI की है, SI सिस्टम में है। अगर हम MKS में बदलें तो MKS में बदलने पर हमारी जो वैल्यू आएगी 4.186 इंटू 10⁻7 आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा कि उपरोक्त सारी वैल्यू ये सेम है। ये आपकी यांत्रिक तुल्यांक जे की वैल्यू है। अब देखिएगा कि 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, तो 3 ऑप्शन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर होगा ना कंफ्यूजन। तो तीनों की तीनों वैल्यू एक ही है परंतु उसको यूनिट के हिसाब से, उसको मात्रा के हिसाब से चेंज किया हुआ है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बच्चे मात्रकों पर, इकाई पर ध्यान नहीं देते, बस उसकी वैल्यू रट लेते हैं और एग्जामिनर क्या करता है, उसका मात्रक बदल के उसकी वैल्यू भी चेंज कर देता है। तो बच्चा सोचता है कि मैं याद क्या कर गया था, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो वहाँ पर गलती होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं एक और बात बता दूं, जो ये वैल्यू है 1.186 ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट, जो बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकल के आई है। जबकि जो आपके जूल वैज्ञानिक हुए थे, जूल नाम के वैज्ञानिक थे, जेम्स शम्फर्ड जूल, ये आपके भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर ये जूल वैल्यू इकाई का नाम मात्रक रखा गया है। तो उन्होंने क्या वैल्यू निकाली थी? उन्होंने वैल्यू निकाली थी 4.18 निकाली थी, जिसे कि हम 4.2 भी कहते हैं। मोस्टली आपको बुक्स में 4.2 ही मिलेगा। तो 4.2 क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू? 4.18। तो उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल गई? 4.1855 4.1855 निकल गई, जो कि हमारी क्या होगी? 4.186 हो गई। ठीक है, इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, जे की वैल्यू, जे का फॉर्मूला पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जे का फॉर्मूला क्या होता है। जे का फॉर्मूला W अपॉन Q होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही आपका करेक्ट हो जाएगा कि W अपॉन Q, जो क्योंकि जो कार्य हुआ है और जो ऊष्मा निकली है उसका जो अनुपात है वो आपका तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक हो जाएगा, जिसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? आपका यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई दी, 4.2 या फिर 4.18 या फिर 4.186 या फिर डिफरेंस कैलोरी, किलो कैलोरी, ऐसे एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि जब किसी पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में, मंथन मतलब कि अगर हम मंथन कर रहे हैं, किसी भी मशीन से कर रहे हैं, मिक्सचर मशीन से कर रहे हैं या फिर
किसी से भी हम घुमा रहे हैं, मंथन का मतलब है घुमाना, सॉरी, मंथन किया जा रहा है तो उसका ताप बढ़ जाता है, उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे मैं आपकी नहीं बात बता रहा हूँ, जब मैं अपनी शिकंजी बनाता हूँ, नींबू पानी बनाता हूँ, तो पहले मैं थोड़ा पानी लेता हूँ, ठंडा पानी नहीं डालता। ठंडा पानी ना डालने का एक और भी कारण है, संतरफ है, संतरफ वगैरह का, वो मैं अगले लेक्चर बताऊंगा। अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं थोड़ा पानी लेता हूँ और मैं जो चीनी होती है, चीनी को घोलने के लिए जो मैं मंथन करना पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है, उसके कारण ताप बढ़ जाता है। और मैं ठंडा पानी क्यों नहीं मिलाता कि जिसके कारण वो ठंडा पानी भी गर्म ना हो जाए। तो मैं पहले उस चीनी को घोलता हूँ, फिर बाद में ठंडा पानी मिलाता हूँ, जिससे कि मेरा नींबू पानी ठंडा बिल्कुल प्योर तैयार हो जाता है। तो यही एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा है कि अगर हम किसी पानी का मंथन किया जाए तो ताप बढ़ जाता है। तो इस क्रिया में पूछ रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर ऊष्मा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। देखिए, हम कार्य कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या फिर मशीन हो या फिर मैनुअली हो, दो तरह से होते हैं, या तो मशीन से होगा या फिर मैनुअली से होगा। मैनुअली किसे कहते हैं? जैसे हम कोई कार्य करें, आदमी कार्य करे तो मैनुअली बोलते हैं उसे, या फिर हम मशीनरी से करें तो वो होता है यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क। वो हो गया आपका मैकेनिकल वर्क। तो जो आपकी मैकेनिकल वर्क्स के माध्यम से मैकेनिकल ऊर्जा है वो आपकी किस में निकल रही है? वो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा में निकल रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कि आपका यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू आपकी ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, हीटिंग एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वाष्प इंजन की बात कर रहे हैं। देखिए, वाष्प इंजन किस पर बेस है? अगर आपके वैज्ञानिक जूल वगैरह ना होते, ठीक है, तो ये जो वाष्प इंजन है ये ना बन पाते, क्योंकि वो सिद्धांत नहीं देने थे ऊष्मा का जो हम कार्य में बदल सकते हैं। ऊष्मा के जो ऊर्जा की है, एनर्जी है, उसको हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे से बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं कि जिन्होंने जिंदगी बदल दी आदमी की। तो देखिएगा क्या पूछा गया कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? ये पूछ रहा है कि तापमान किस कारण से उच्च होता है। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है। अगर मैं ऑप्शन आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ये देखिए, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब हो जाता है। या मैं टिक कर रहा हूं, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बॉयलर के अंदर का जो उच्च ताप है, वो दाब है, उसके कारण आपका तापमान उच्च हो जाता है। ये आपका कारण है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है बॉयलर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी का उदाहरण आपका कुकर है, प्रेशर कुकर क्यों नाम रखा गया उसका? क्योंकि उसमें दाब बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के होता है। तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, जिससे कि आपका खाना जल्दी से पक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 12वां क्वेश्चन कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपने देखोगे, नॉर्मली बातें हैं, आपको जब हैंडपंप से आप पानी निकालोगे, सर्दियों में गर्म निकलेगा और गर्मियों में ठंडा निकलेगा। इसका कारण क्या है कि टेम्परेचर की इनइक्वालिटी है। एटमॉस्फेयर में कुछ और टेम्परेचर चल रहा है और जो हमारा धरती के नीचे अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, वो कुछ और टेम्परेचर ले रखा है। तो जो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई पूछ रहा है। आरबीआई कलर 2012 का क्वेश्चन है, कलर में आया हुआ है। कलर का क्वेश्चन है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए। देखिएगा, बड़ी ही कंफ्यूजन की बात है इसमें, क्योंकि आप देखोगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, ये सारी की सारी आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, जो केल्विन है ये आपकी तापमान की एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है ये आपका एक केल्विन। और जो बाकी के हैं ये आपके पैमाने हैं, टेम्परेचर को मापने के पैमाने हैं। ठीक है, और जो केल्विन है ये एक मूल मात्रक में भी आता है, 7 मूल मात्रक है हमारे। तो उसमें आपका जो तापमान का मात्रक बताएगा वो आपको केल्विन बताएगा, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 आता है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है।
ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये पूछ रहा है। बताइएगा, सोचिएगा, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी बताया आपको जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है वो आपका क्या नहीं हो सकता, जो कैलोरी है वो भी आपका ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, और जूल कार्य का मात्रक भी है, ऊष्मा का मात्रक भी है। मैंने आपको पहले भी जब आपका यांत्रिक पढ़ा रहा था मैकेनिक्स के लेक्चर, अगर आपको मैकेनिक्स के लेक्चर दोबारा लगाने हैं, कोई नया स्टूडेंट है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी फिजिक्स एमसीक्यू रूटीन के नाम से, और प्लेलिस्ट में जाके अभी 15 लेक्चर पड़े हुए हैं, 15 लेक्चर आप रिपीट कीजिए, रोज डेली कीजिएगा, 15-20 मिनट लगाइए और डीपली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को जानिए। ठीक है, तो जो जूल है वो भी आपका कार्य उसका मात्रक है, तो जो डिग्री सेल्सियस है वो आपको पैमाना है, एक तापमान मापने का पैमाना है, ये आपका नहीं होगा, ऊष्मा का मात्रक ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप का ऐसा ही मात्रक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत ही अच्छे, जिसमें कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शन डालता हूँ जिससे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी पेपर में गायब हो जाए, खत्म ही हो जाए, क्योंकि आपको इसकी आदत हो जाएगी, इसलिए मैंने रूटीन में डाल रखे हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन देखिए कि ताप का सही मात्रक क्या है, फिर से वही आ गया कि सेल्विन सेल से ये आपका वो हो जाएगा, केल्विन ही हो जाएगा, रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। देखिए मैंने आपको अभी वैल्यू बताई थी 4.18, ये वही वैल्यू है 4.2, कहीं भी कुछ भी लिखा सकता है, 4.18 आ सकता है, 4.1855 आ सकता है, 4.18 आ सकता है, 4.2 आ सकता है, यहाँ पर 4.2 आ गया, तो किलो कैलोरी पूछ रहा है, तो 4.2 जी जो जूल होती है वो 1 किलो कैलोरी की वैल्यू होती है, 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4.2 जूल होती है, और 1 किलो कैलोरी की कितनी हो जाएगी, 4.2 इंटू 10³ जूल, ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, पूछा कि जो जलप्रपात झरने की बात कर रहा है, वाटरफॉल की बात कर रहा है, ये जलप्रपात वाटरफॉल, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको हिंदी आ जाते हैं ना, ये ज़्यादा डीपली हिंदी का वो है वर्ड है जलप्रपात, और अधस्थल ये भी ज़्यादा डीपली हिंदी का वर्ड है। तो अधस्थल हम नीचे भाग को कहते हैं, जो झरना है, झरना के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जहाँ पर पानी पड़ रहा है, पूछ रहा है कि जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण पूछ रहा है, क्योंकि मतलब कि अगर कोई पानी ठंडा है तो वो नीचे आके गर्म क्यों लगता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिएगा आप भी पढ़िए, आप भी पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन पढ़ा कर कीजिएगा, जिससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, और आप पुटअप करने में आसानी से पुटअप कर लिया करोगे, और आपकी एनर्जी वो होगी, इंक्रीज होगी। तो जो इसका आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो पानी गिर रहा है, जल की जो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वो गति में आ रहा है, गति तो पहले भी, पानी पहले भी चल रहा है, पर गति उसकी ज़्यादा हो गई, अगर गति ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, वो कार्य भी ज़्यादा करेगा और ऊर्जा भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए यही कारण है कि जो पानी नीचे का, जो झरने का नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे पानी गर्म होता है ऊपर की अपेक्षा, तो आपका ये 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 क्या कहता है कि गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। देखिए जो ऊँट है, ऊँट की खासियत है, वो अपने जो शरीर का टेम्परेचर है वो 37 से 42 डिग्री बनाए रख सकते, 40 डिग्री 36 समथिंग ऐसी है, 36 या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को बनाए मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो इसकी खासियत है वो किस लिए दी गई है, कि जिससे कि उसे गर्मी कम लगे, इसलिए खासियत दी गई है। इसलिए जो हमारा ऊँट है उसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज हम ऊँट को कहते हैं। तो जो इसका सही कारण है ये आपका हो जाएगा कि अपने शरीर में पानी का संचय करके, या फिर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर, यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अपने शरीर का जो ताप है वो 42 डिग्री बढ़ा लेता है, जिससे कि टेम्परेचर बराबर के समथिंग आ जाता है। अगर गर्मी है 42, 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस है तो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, जिससे कि जो मैंने आपको बताया था, कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा से ज़्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर तापमान जाता है। अगर तापमान सेम है तो वो ऊर्जा का स्थानांतरण कम होगा और ऊर्जा ह्रास कम होगा, जिससे कि आपको जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी कम हो जाएगी, और अगर बराबर होगा तो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि ये क्रिया ही खत्म हो जाएगी, तो जो आपका ये सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड हो जाएगा, कि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर कर लेते हैं।
ठीक है, बढ़ा लेता है। ठीक है, इसलिए उसकी जो पानी की खपत है वो कम होती है और वो ज़्यादा कैपेबल होता है कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, मैंने आपको मैकेनिक में भी बताया था, मैकेनिक में भी एक क्वेश्चन आया था इस पर। ठीक है, जब स्केटिंग वाला क्वेश्चन आया था, न्यूटन के लॉ आए थे, न्यूटन के लॉ में मैंने स्केटिंग वगैरह बताया था कि स्केटिंग प्रेशर में आया था कि प्रेशर अगर क्षेत्रफल कम होगा तो आपको प्रेशर कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम लगेगा। ठीक है, तो आपका गलनांक घट जाएगा। बर्फ का दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज क्लास का कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्यों? ये कह रहा है कि गैस जो तापमापी है, जो तापमान नापती है, गैस तापमापी है, वो द्रव तापमापी लिक्विड तापमापी की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है। वो क्यों होती है? तो एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। इसकी जो मैं आपको बताऊं, ये प्रसार गुणांक पे डिपेंड करता है कि जो उसका प्रसार गुणांक है, प्रसार गुणांक का मतलब अगर उसकी टेम्परेचर को मापने की जो क्षमता है वो आपकी अधिक है, गैस तापमापी की का प्रसार गुणांक अधिक होता है, जिससे कि उसकी कैपेबिलिटी तापमान को मापने की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, जो गैस तापमापी है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन आपको बता दे 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि नाइट्रोजन 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नाप सकता है। सॉरी, 1500 तक। हाइड्रोजन तो 1000 तक हो गया और जो आपका नाइट्रोजन होगा वो आपको 1500 तक हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसलिए हम जो प्रीफर करते हैं वो हम गैस तापमापी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए उपयुक्त हैं। तो जो आपका प्रसार गुणांक है उनका अधिक होता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। वैल्यू याद रखना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की कितने तक माप सकते हैं। तो आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी ITI नगर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और आपको एक बात बता दूं, हमारे ITI नगर चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप चला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में हम 10 क्वेश्चन रोज डालते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मिसलेनियस होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस होते हैं, और आप उस पर क्यूज के तौर पर उसको देखिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए। आपको PDF जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF भी आपको उस पर मिल जाएगा करेगी, उस पर लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर क्यूज रूटीन के साथ दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।